गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, राधे राधे। मैं पवन कुमार पारिक आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मैथ्स की क्लास में। स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है वो बहुत नजदीक आ रहे हैं और उन हाफ ईयरली एग्जाम्स को तोड़ने के लिए, उनको प्यारे विद्यार्थियों नस्ते नाबूद करने के लिए हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मुझे पता है ये जो क्वेश्चंस है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन को धार देंगे। स्टूडेंट, तो आप सभी इस धार में शामिल हो जाइए, तैयार हो जाइए। सभी को रणभूमि में जुड़ जाना है। अपने और भी जितने भी आसपास फ्रेंड्स है, साथी, यार, दोस्त है, उनको भी जल्दी जल्दी जोड़ दो। फटाफट जुड़ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग। सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखो, मैथ्स का पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, मैथ्स की क्लास है, तो रफ कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, पेन आपके हाथ में होना चाहिए। आपको भी संग ही संग सॉल्व करके मुझे जवाब देना है। तो मोटिवेशन लाइन के साथ जो है आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। तू दौड़ में अव्वल आए, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। तू दौड़ में अव्वल आए ये भी जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो तेरे आगे हैं वो कल तेरे पीछे होंगे। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो तेरे आगे हैं वो कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अब बहुत कम समय आपके हाफ ईयरली एग्जाम में और फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में रहा है, तो अब आपको तैयारी अच्छे ढंग से करनी है, रणनीति के साथ करनी है। और रणनीति के साथ की गई तैयारी ही आपको जीत दिलाएगी और आपकी जीत की गूंज हर गांव, नगर, शहर में फैल जाएगी। यह मेरा वादा है। तो बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर आया हूं। इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल ड्रीम 100 की। तो तैयार हो जाओ। पहला सवाल प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, आज मैं वो सवाल लाया हूं जो एक शब्द के हो, एक लाइन के हो, जो आपके हाफ ईयरली में खूब सारे आते हैं। लगभग 15-15 क्वेश्चन आएंगे और जो बड़े क्वेश्चन 2 नंबर वाले वो भी हम लेकर आए, ठीक है। और कल की क्लास में बड़े क्वेश्चन लाऊंगा निबंधात्मक। तो पहला क्वेश्चन है, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वो क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों, आलेख यानी होता है ग्राफ। आलेख यानी क्या होता है बच्चों? ग्राफ होता है। तो आप बताओ, जिस समीकरण का ग्राफ जो है एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा होती है प्यारे विद्यार्थी, उसको हम क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण कहते हैं। तो पहले का उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? रेखिक समीकरण कहते हैं। सीधा आप एक शब्द में भी एग्जाम में लिख सकते हो या चाहे तो लाइन पूरी लिख सकते हो कि जिस समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा हो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? रेखिक। और प्यारे विद्यार्थी, यदि आपका ग्राफ परवलयाकार हो, परवलयाकार, ठीक है, परवलयाकार हो, तो आपका जो समीकरण होगा वो प्यारे विद्यार्थियों कैसा होगा? द्विघात समीकरण होगा। यह भी आपको पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का जो आलेख होता है परवलयाकार, या जिसे हम क्या कहते हैं? यू आकार का ग्राफ होता है, ठीक है, यू आकार का ग्राफ होता है। किसका? द्विघात समीकरण का। अगला, यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण, जिसे हम डी से लिखते हैं और फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यदि विविक्तीकरण 0 हो, यदि डी का मान प्यारे बच्चों आपको बोला है 0 हो, तो उसके मूल कैसे होंगे प्यारे विद्यार्थियों? डी जब 0 होता है तो आप सभी को पता होगा कि मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल कैसे होते हैं बच्चों? द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल होंगे, वास्तविक संख्या होगी, वह समान होंगे, ठीक है। आपको पूरा 360 डिग्री में रिवीजन करवा दूंगा इन क्वेश्चन से। इसमें मैं और भी लेता हूं, पूछा तो इतना ही गया था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा आपको। एग्जाम में केवल इतना ही लिखना है, लेकिन मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बता रहा हूं, क्या पता इसमें कुछ आपको ऐसे पूछ ले, है ना। तो अब यदि आपको बोले कि डी का मान 0 से ज्यादा हो, है ना, 0 से ज्यादा हो, तो मूल कैसे होंगे? मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बोलना है डी का मान जब 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, अलग अलग। दोनों मूल सेम वैल्यू के नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और डी का मान यदि 0 से छोटा हो, 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो विविक्तीकरण का मान, तो आप भाइयों को बोल देना है मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तैयार है ना भाई सभी? बिल्कुल विद्यार्थियों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, L बराबर 28 हो, यदि L बराबर 28 हो, S बराबर S यानी योग 144 और कुल 9 पद है, तो स्मॉल a ज्ञात कीजिए। देखो एपी का क्वेश्चन है, सिंपल। देखो S आ गया यानी SN का फॉर्मूला लगाना है। अब SN के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये
होता है SN इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ना तो आपको डी दिया गया है ना डी पूछा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज ना करेंगे। SN का एक छोटा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, ये वाला हम यूज करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो ना तो आपको डी दिया गया है ना पूछा है, तो हम ये छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर देखो अब क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। SN को केवल आप S भी बोल सकते हैं, तो आपको देखो ये फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूं, SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अब SN कितना दिया हुआ देखो, एक आपको योग 144 दिया हुआ है और कुल 9 पद, इसका मतलब 9 पदों का योग 144 है। ये दोनों लैंग्वेज को आप मिक्स करो, कुल 9 पद है और योग आपको 144 दिया हुआ, इसका मतलब 9 पदों का योग कितना है 144 है। ये 9 पदों का योग है, ठीक है। तो आपको SN कितना दिया हुआ, 9 पदों का योग 144, n का मान n कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ, 9 पद है बट्टा 2 इंटू पहला पद ज्ञात करना है और अंतिम पद 28 दिया हुआ है। अब देखो ये 9/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। ये 9/2 परिमेय संख्या उधर गई रहेगी गुणा में, लेकिन व्युत्क्रम हो जाएगी बराबर a प्लस का 28। अब देखिए 9 से हम कट करते हैं, 9 से इसको कट करोगे 16 बार, 16 दूनी 32 होगा, तो a प्लस 28 बराबर 32 होगा। तो प्लस का 28 उधर जाएगा, 32 में से 28 घटेगा तो आपके पास 4 आ जाएगा पहला पद। अगला, दो त्रिभुजों के समरूप होने की दशा। दो त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? आपको पता है दो त्रिभुज समरूप होने की दशा यही है प्यारे विद्यार्थियों, एक तो उसमें पहला कंडीशन क्या हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। यदि कभी भी दो त्रिभुजों में आपको संगत भुजाएं समानुपाती नजर आ जाए, संगत भुजाएं क्या हो प्यारे विद्यार्थियों, समानुपाती हो, तो आपके दो त्रिभुज समरूप होते हैं। या प्यारे बच्चों दूसरी शर्त होती है संगत कोण बराबर हो। जब भी दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं तो प्यारे विद्यार्थी दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन ये था। अगला है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। अब देखिए हम जानते हैं एक सर्व समीकरण होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। जानते हो ना बच्चों आप ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में tan स्क्वायर और sec स्क्वायर आ रहे हैं और इस सर्व समीकरण में भी tan स्क्वायर sec स्क्वायर ही दिख रहे हैं। तो अब इस सर्व समीकरण में हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर की वैल्यू देखो, sec स्क्वायर थीटा का जो मान है ना, ये sec स्क्वायर थीटा का मान यहां रख देंगे, लेकिन यहां आगे माइनस है। sec स्क्वायर का मान 1 प्लस tan स्क्वायर रखेंगे, लेकिन आगे माइनस है, तो ये दोनों कैसे बन जाएंगे बच्चों, माइनस के बन जाएंगे। तो रखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो sec स्क्वायर के ये sec स्क्वायर का मान ये होता है, लेकिन आगे माइनस है, तो इन दोनों के आगे 1 भी माइनस का हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, अब ध्यान से देखिए, प्लस tan स्क्वायर से माइनस tan स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, माइनस का आपके पास 1 बन जाएगा। आंसर -1 काफी बच्चों का आया, वेरी गुड बच्चों। आप भी मेरे साथ साथ करिए, थोड़ी स्पीड तेज रखनी है। हो सकता है आप लोग मेरे बराबर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब थोड़ा आपको तेज पढ़ने का दे रहा हूं, क्योंकि आप ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। बस एक आपको आइडिया देने की जरूरत थी और वो हम इन क्लासों के माध्यम से आपको देंगे। यहां भी हम यदि धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या मतलब अपना सिलेबस का जो है फुल 360 डिग्री रिवीजन नहीं हो पाएगा, या आपको बेस्ट क्वेश्चन हम आपके के नहीं दे पाएंगे। अगला, और सारे चैप्टर्स जो एनसीईआरटी बुक के सारे चैप्टर से सारों को लेकर अपन आए हैं, ठीक है, सारों को राम राम करेंगे भाई। तो एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। बहुत ही सिंपल है, जब भी इस तरह का सवाल आते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज। तो एक 6 मीटर ऊंचा खंबा है, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम एबीसी है, समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है और इसकी छाया जो है पृथ्वी पर 2√3 मीटर। छाया कुछ इस तरह बनती है, तो छाया की लंबाई 2√3 मीटर है। अब कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण, तो हम मान लो यहां पर सूर्य है और इस बिंदु से सूर्य को देख रहे हैं, हम ऊपर देखते हैं तो हमेशा उन्नयन कोण थीटा बनता है। तो जब भी सूर्य का उन्नयन कोण पूछे तो इस तरह का समकोण त्रिभुज बनाना है। मान लीजिए खंबा है और इसकी परछाई बन रही है और परछाई जहां समाप्त हो रही है उस बिंदु से हम सूर्य को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण थीटा आ गया। तो थीटा निकालना स्टूडेंट। तो अब आप देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में ध्यान से देखिए,
सभी फ्रेंड्स देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप ध्यान से देखोगे थीटा के सामने की भुजा जिसे हम लंब कहते हुए दी हुई है और आधार आपको दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है। थीटा के सामने जो कर्ण होता है 90 के सामने, ना तो कर्ण आपको पूछा है ना आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब दी हुई और एक अन्य भुजा आधार दी हुई। लंब और आधार टेन में और कोट में आते हैं, तो आप कोई भी टेन और कोट में से यूज कर सकते हो। तो टेन थीटा बराबर है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा होता है बच्चों आधार। तो यहां थीटा हमें नहीं पता है, लंब आपके पास 6 है, बट्टा आधार है 2√3। सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो ये बनेगा 3/√3। अब देखो परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि बट्टा में √3 है, तो टेन थीटा बराबर, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या बनेगा देखना प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर 3/√3 है। हर का परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा क्योंकि बट्टा में √3 है जो कि अपरिमेय संख्या है, इसको हटाना पड़ेगा। तो √3 से अंश और हर में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो टेन थीटा बराबर बनेगा 3√3 अंश में और नीचे √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कटेगा तो फाइनली √3 आएगा। अब टेन में आप सभी जानते हो √3 किसका मान होता है, चूंकि आप सभी जानते हो टेन 30 का, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, ये आपका टेन 60 का मान होता है क्या, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, होता है ना बच्चों, सारणी में आप जानते होंगे। तो टेन 60 यदि रखते हैं तब √3 आएगा। इसका मतलब आपका थीटा क्या होना चाहिए, थीटा बराबर 60 डिग्री होना चाहिए। सूर्य का उन्नयन कोण जो है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आप सभी विद्यार्थी कमेंट्स भी कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स के माध्यम से पता चल रहा है कि विद्यार्थियों की शानदार तैयारी। प्रिया भारती, हेमंत, मृदुल शर्मा, टारगेट जी ने भी दिया, विवेक प्रजापति, सभी विद्यार्थी लगातार जवाब दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। आप लोग जुड़े हुए और पूरा अच्छे से सभी चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए। किन चैप्टर से छोटे क्वेश्चन बनेंगे वहीं से मैं लेकर आया हूं आपके लिए, है ना। हो सकता है इसमें कुछ चैप्टर आपको नहीं देखने को मिल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर जो है उस चैप्टर का क्वेश्चन अभी तक नहीं लाए। ऐसा इसका कारण यह है कि छोटे क्वेश्चन जिन चैप्टर से बनने को संभावित है वही लेकर आ गया हूं, ठीक है। तो अगला सवाल है, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 डिग्री है। अब देखो 90 के सामने वाली भुजा ये आपकी क्या हो गई, कर्ण आपको ज्ञात करना है और ये 30 डिग्री न्यून कोण दिया हुआ, इसके सामने वाली भुजा लंब दी हुई है। तो अब हमारे सभी विद्यार्थी जान गए कि लंब और कर्ण का कनेक्शन है तो साइन को याद किया जाए। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, चूंकि आप सभी जानते हो साइन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स लंब बट्टा कर्ण। तो थीटा आपका 30 है तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब 50 है और कर्ण x आपको ज्ञात करना है। साइन 30 1/2 होता है बराबर 50/x, वज्र गुणा करेंगे x एकम x 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। सभी को आ गया। अगला, वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चों कोई भी वृत्त है, मान लीजिए ये अपना वृत्त है ना, और कोई भी आपने बाह्य बिंदु मान लो ये वृत्त के बाहर कहीं पर भी आप एक बिंदु ले लो, इस एक बिंदु से इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो P नाम दिया। तो वृत्त के बाहर के यानी बाहरी हिस्से में कहीं पर भी, वृत्त के ऊपर नहीं लेना है और वृत्त के अंदर नहीं लेना है, वृत्त के बाहर कहीं पर भी बिंदु ले लो, यहां यहां यहां, है ना। तो बाहरी बिंदु से हम वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, मैं लाडलो बता देता हूं। यूपी वाले हो, चाहे आप MP वाले हो, छत्तीसगढ़ वाले हो, बिहार वाले हो या चाहे राजस्थान वाले हो, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों। कितनी, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो P से मैंने देखो 2 खींच के भी बता देता हूं, है ना। वैसे एग्जाम में डायग्राम भले नहीं बनाओगे तो चलेगा, बनाओगे तो दौड़ेगा। आपको बस ये संख्या पूछी थी फिर भी हमने बता दिया। तो 2 रेखाएं आप खींच सकते हो, PA और PB। अब बाकी कोई खींचोगे ना तो वह सब छेदक रेखाएं बन जाएगी, केवल और केवल 2 ही स्पर्श करती है। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो वृत्त पर आपको पता लग गया कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और ये A और B बिंदु जो है ये कहलाते हैं स्पर्श बिंदु। ये बिंदु A वृत्त पर भी है और इस रेखा पर भी, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उसी तरह B भी वृत्त पर भी है और इस रेखा पर भी, इसका उभयनिष्ठ बिंदु दोनों पर बैठा है, ठीक है बॉबी भरतपुर जी। तो वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती है, तो आपको लैंग्वेज लिखनी है 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए कि जो हमारे उत्कर्ष ऐप में क्लास 10th के जो विद्यार्थी है या सभी क्लासों के विद्यार्थियों के लिए शानदार रिवीजन क्लासेस चलवाई जा रही है, जिससे हमने क्रैश कोर्स नाम दिया है। और क्रैश कोर्स की जो कीमत है वो भी बहुत कम रखी गई है, आप देख सकते हैं 999 रुपए रखी गई है। 6ठी से 12वीं की थ्योरी और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों दिए जाएंगे। 449 में ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन और 11th और 12th के लिए सब्जेक्ट वाइज जो है ओनली प्रैक्टिस की 199 रुपए में रखी गई है। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो यदि P ऑफ A बराबर 0.65 हो तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो सबसे पहले A नहीं मतलब होता है A बार, ठीक है, और इसकी प्रायिकता, इस पूरी लाइन को गणित में कैसे लिखते हैं, A नहीं का मतलब होता है A के ऊपर बार और उसकी प्रायिकता मतलब P लगा दो। तो P ऑफ A बार चाहिए तो 1 में से P ऑफ A को घटा दो, सिंपल फॉर्मूला है। किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता चाहिए तो 1 में से घटना होने की प्रायिकता को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, P ऑफ A बार बराबर 1 माइनस P ऑफ A की वैल्यू आपको दी हुई इधर रख दो 0.65। घटाओ भाई, 1 में से 0.5 कैसे 65 कैसे घटाते हैं, देखो ऐसे घटाते हैं, है ना। 10 में से देखो इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास भी है नहीं, इससे उसने उधार लिया 10 बना, फिर 10 में से इसने एक उधार लिया ये 10 बना, 10 में से 5 गए 5, यहां 9 बनेगा क्योंकि एक तो उधर उधार दे दिया, 9 में से 6 गए 3 और यहां एक था पूरा उधार दिया, 0 में से 0 गए 0, तो 0.35 इसका उत्तर आ जाएगा। 1 में से 0.65 को माइनस करते ही अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15। निकाय का मतलब होता है युग्म, जोड़ा। जब दो रेखिक समीकरण दिए होते हैं ना बच्चों तो उसे हम निकाय बोलते हैं। तो समीकरण निकाय के अनगिनत हल हो तो उसके लिए k का मान क्या होगा। यदि इन दोनों रेखिक समीकरण युग्मों का अनगणित हल हो, अनंत हल हो जिसे हम कह सकते हैं, तो बताओ k का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट आप सभी को बता देता हूं पहले शर्त, पहले आप सभी को अनगिनत होने के लिए शर्त बताता हूं। क्या होती है अनगिनत होने के लिए शर्त बच्चों, आप सभी जानते होंगे। यहां पे लिखता हूं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब यहां से a1 b1 और c1 निकालो तो पहले इसका व्यापक रूप क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। व्यापक रूप मीन्स RHS में 0 बनाओ, प्लस 3 को उधर भेज दिया माइनस का 3। इसी तरह इसका व्यापक रूप क्या होगा, 5x प्लस का ky माइनस का प्लस का 15 उधर जाएगा माइनस 15 बराबर 0। अब प्यारे विद्यार्थी व्यापक रूप में लिख दिया। अब देखो यहां से a1 x का गुणांक 1 है, b1 है 2 और c1 की वैल्यू है माइनस का 3। और यहां से आप देखो a2 x का गुणांक 5 है, b2 है y का गुणांक k और c2 है स्टूडेंट्स माइनस का 15। बस आपके पास अनुपात आ गए, सीधा यहां पे रख दो। तो क्या बनेगा, a1 1 बट्टा 5, b1 है 2 बट्टा k और c1 है माइनस 3 बट्टा माइनस 15। अब तीनों आपस में बराबर है, इनमें से कोई भी दो ले लो बच्चों, तीनों आपस में बराबर है। सुनना, काफी बच्चों ने आंसर निकाला भी है, वंश पारिक है ना, ब्राम गेमर, मोन्टू, हेमंत, आरती राजपुरोहित, बॉबी भरतपुर, शिवचरण इंटर कॉलेज, भाई सभी बच्चे सही निकाल रहे हैं। पारिक सर करके बताते। देखो सुनो भी, अच्छे वक्ता भी बनो। ये तीनों आपस में बराबर है तो इनमें से कोई भी आप दो ले लो, चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों, पर ये जरूर लेना है। क्यों, क्योंकि हमें k का मान चाहिए। तो इनमें से कोई भी दो ले लो लेकिन ये तो लेना ही लेना है। तो इसको क्या करो, इसके बराबर रख दो, है ना, इन दोनों को बराबर रख दो या इन दोनों को रख दो, k तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसको या करके लिख दो प्यारे बच्चों की 1 बट्टा 5 बराबर 2 बट्टा के, तीनों बराबर है, हमने कोई दो ले लिए। वज्र गुणा कर दो, k से 1 गुणा किया k, 5 दूनी 10, तो k का मान आपके पास 10 आ जाएगा। अगला है द्विघात समीकरण के लिए विविक्तिकर d का मान ज्ञात करना है। बच्चों विविक्तिकर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो a का मान क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 3 बट्टा 4, b क्या है x का गुणांक माइनस 8 और अचर पद c है माइनस का 3, है ना बच्चों। तो b कितना है, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 3 बट्टा 4 और c का मान है माइनस 3। आप भी करो बच्चों, देखना नहीं है, तमाशा देखने आए हो तो चले जाओ मेरी क्लास से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बनने आए हो, कुछ बढ़ने आए हो या अपने आप को इंप्रूव करने आए हो तो मेरी क्लास में स्वागत है। ड्रीम 100 की महफिल में आप सभी का स्वागत है। केवल देखना नहीं है, सॉल्व भी करना है। कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा ये तो करो,
ये करो अगला सवाल। और जो नहीं आ रहा है मैं समझा रहा हूं, समझो, बैठना नहीं है ना, केवल पेन पास में रख के बैठ गए, तमाशा देख रहे हैं सुबह सुबह, चले जाओ यूट्यूब पर भर भर के मनोरंजन के वीडियो पड़े हैं, इस क्लास में मत आओ आप। केवल पढ़ना ही पर ध्यान दो, साथ साथ सॉल्व करना है, उत्तर निकालना है। कोई बात नहीं, मैं पहले कर देता हूं, आपका उत्तर बाद में आना जरूर चाहिए, ठीक है। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए, याद रख लेना, ठीक है। तो इसका उत्तर करो बच्चों, क्या आएगा फटाफट बताओ। माइनस इधर ही कर रहा हूं, -8 का स्क्वायर होगा 64, 4 से 4 कटेगो, ये -3 और ये भी -3, भाई माइनस बचा ना, -3 को -3 से गुणा करोगे प्लस का 9, तो डी का मान कितना होगा, 64 और 9 जुड़ के 73 आ जाएगा। यहां तक आ गया, आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी आपको दी हुई, अंतिम पद से 20वां क्वेश्चन। देखो हर टाइप का क्वेश्चन लाया हूं, हर चैप्टर से लेकर आया हूं, और आपको भी मजा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, इतने सवाल प्यारे प्यारे प्रैक्टिस करने को मजो मिल गयो है ना। तो ये आप लोग अच्छे से करो, सॉल्व भी कर रहे हो, इसका करके बताओ। पहले अब आपको दूंगा, ये करो, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले आपको दूंगा, जल्दी 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 करो, जितने में मैं बेमा खा लेता हूं, मतलब सांस खा लेता हूं 2 मिनट, फटाफट करना है, देरी नहीं करनी है। काफी बच्चे कर रहे हैं। लक्ष्मण गुर्जर जी फटाफट बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। शुभम जोशी जुड़े हमारे साथ, सत्यम यादव, प्रभु राम, और आप सभी का स्वागत। मॉर्निंग टाइम में भी इतने विद्यार्थी आए हैं, सभी का बहुत बहुत दिल से आभारी। और जो विद्यार्थी आपके यार दोस्त नहीं आए हैं उनको कह देना बहुत ही सुपर डुपर हिट क्लास रही है, अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए, गुरुजी प्रैक्टिस करने को मजा आ गया है, और उनको भी इस क्लास को शेयर कर देना, लिंक को, है ना। तो आ रहा है काफी बच्चों के आ गया है, 51 आ रहा है, काफी के 7 भी आ रहा है, 158 भी आ रहा है, काफी बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहा है। मैं चेक करता हूं। देखो आपको अंतिम पद से चाहिए, सवाल का एक वर्ड पकड़ो, अंतिम पद से, है ना। तो अंतिम पद से कोई भी पद आपको ज्ञात करना, उसका फॉर्मूला अंतिम पद से nवा पद आपको यदि ज्ञात करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है L - n-1 इंटू डी, ठीक है, जहां L क्या होता है 253। तो अब आपको अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है बच्चों, 20वां, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में L की जगह 253 क्या होगा, ये है ना अंतिम पद, इस एपी का अंतिम पद, एपी खत्म हो रही, परिमित एपी भी कह सकते हो, जिसमें आप पद आराम से काउंट कर सकते हो कि भाई ये इसके लिए n का मान निकाल दो, तो जो भी पद आएंगे नहीं परिमित एपी। n-1, n क्या है, 20वां पद ज्ञात करना है बच्चों। तो 20 माइनस का 1 इंटू डी, सार्वंतर कितना है, 8 में से 3 गए तो डी का मान 5 आ जाएगा, ठीक है, यहां रख दिया। तो 253 की जगह 253, 20 में से 1 गए, 19 इंटू 5, 19 पंजे कितना होता है, 95 होता है, 253 माइनस 95, 13 में से 5 जाएंगे 8, 14 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गए 8, 24 में से 9 घटाओ 15, 158 आंसर सही होगा। जिनके भी 158 आया बिल्कुल बिल्कुल सही है, अन्यथा आपका गलत है। देखो इसमें कीवर्ड ध्यान रखना, अंतिम पद से। अगला क्वेश्चन है, इस आकृति में यदि इस त्रिभुज के अंदर ये डीई भुजा और ये है बच्चों बीसी भुजा, डीई भुजा और बीसी भुजा आपस में समांतर है, एडी बराबर ये एडी 4 सेंटीमीटर है, ये डीबी आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो ईसी का मान ज्ञात करना है, इस ईसी का मान ज्ञात करना है। तो जो थेल्स प्रमेय है, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय, इसका पहला रूप यहां पर लग रहा है, आप देख सो एडी मिल रहा है, डीबी मिल रहा है, ठीक है। और इस त्रिभुज के अंदर थेल्स में क्यों लगी, क्योंकि आप देखो त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में ये जो डीई भुजा है वो त्रिभुज की भुजा बीसी के समांतर है। तो इसका मतलब यदि इस बीसी के समांतर ये डी भुजा है तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में तोड़ेगी, एडी बट्टा डीबी, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, एडी बट्टा डीबी बराबर होगा ए बट्टा ईसी। ये थेल्स प्रमेय का प्रथम रूप है, एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी, जिससे हमें मूलभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय जिससे अपन कहते हैं, ठीक है, थेल्स प्रमेय से अपन कह सकते हैं। तो बस ये वैल्यू रखो, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है थेल्स प्रमेय का तो बस सिंपल आइडिया देखो, ये बट्टा ये एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ईसी कर दो,
बस और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एडी की वैल्यू 4 है, डीबी 6 है, ए आपको कितनी दी हुई स्टूडेंट्स, ए 5 दी हुई है ना, ए भी आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसी आपको ज्ञात करनी है। बस वज्र गुणा करके बताओ, 4 को इसी से गुणा करोगे 4 इसी, और 5 इंटू 6 करोगे 30। अब ये 4 जाएगा भाग में, तो इसी बराबर होगा 30/4, 2 से काटोगे 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर। अगला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को tan को sec में बदलो। अब आप tan और sec का पहले सिंपल फॉर्मूला लगाओ, है ना। 7.5 काफी बच्चों क्या है, वेरी गुड, अस्मिता पांडे, छोटी पांडे जी, लक्ष्मण गुर्जर, सचिन मेघवाल, शिवम राज। 15/2 को सॉल्व करके लिखना है सोम जी, ठीक है, वेरी गुड। काफी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लास में मजा भी आ रहा है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, इसी तरह आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि आप ही हो जो ड्रीम 100 की विजय पताका को लहराने वाले हो। आ रही बात समझ में? तो उड़ती उड़ती गांव से, उड़ती उड़ती ढाणी से खबर आई है, आग लगाने ड्रीम 100 आर्मी आई है। तो इस क्वेश्चन को बतलाओ भाई, पहले फॉर्मूला लिखो। आप सभी जानते हो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर है। अब आपको क्या बोला, tan को sec में बदलो। tan को sec में बदलना, इसका मतलब LHS में केवल और केवल tan चाहिए, कोई भी स्क्वायर नहीं चाहिए, ना इसके साथ कोई भी प्राणी चाहिए। ये अकेला था, अकेला ही रहेगा। तो पहले 1 को उधर भेज दो, +1 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर a माइनस का 1। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पर अंडर रूट आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस का 1। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लीज हो सके तो tan a बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 आंसर आ रहा है ना सभी बच्चों के, वेरी गुड, यही इसका उत्तर होगा। अगला, यदि किसी खड़ी छड़ और उसकी जो छाया है उनकी लंबाइयों का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, सूर्य का जब भी इस तरह का सवाल आए, हमारे विद्यार्थी जानते हैं, ड्रीम 100 आर्मी जानती है कि समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। अब देखो, भुजा भुजा कुछ नहीं दिया, अनुपात दिया, तो खड़ी छड़ की लंबाई h मान लेता हूं और इस छड़ की जो छाया है उसकी लंबाई x मान लेता हूं। इस त्रिभुज को मान लीजिए मैंने ABC नाम दे दिया, है ना। ये जो छड़ है इसकी ऊंचाई h और छाया की लंबाई को x मान लिया, ठीक है। वरुण कुमार जी, भाई पश्चिमी चंपारण तक आवाज जा रही है या नहीं जा रही है मेरी? जा रही है ना? तो सभी विद्यार्थी समझ लो अच्छे से। भाई आप में से काफी बच्चे यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, अलग अलग राज्यों से और शानदार तैयारी कर रहे हैं। कहीं पर हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं पर सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं पर प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं पर बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ भी हो रहा हो कोई बात नहीं, यदि 10th के विद्यार्थी हो और आप चाहते हो महत्वपूर्ण प्रश्नों से सामना करना, दोस्ती करना, तो इस क्लास में आपका स्वागत है। अदरवाइज यू कैन गो, यू मे लीव, ठीक है। तो अपना इस सवाल को कैसे करेंगे, आपको देखो, छड़ और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, अनुपात मतलब होता है अंश बट्टा हर। तो अंश में छड़ की लंबाई और हर में उसकी छाया की लंबाई लेंगे, तो h/x आपको कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। देखो ये जो लाइन लिखी हुई है, छड़ की लंबाई को मैंने h और छाया की लंबाई को x माना, तो दोनों की लंबाइयों का अनुपात, लंबाई किसकी, पहले छड़ लेंगे क्योंकि पहले छड़ आया, तो अंश में छड़ की लंबाई h ली, फिर हर में छाया की लंबाई x लेंगे क्योंकि छाया की लंबाई बाद में आया। यदि ये पहले होता कि छाया की लंबाई तथा छड़ की लंबाई, तो पहले अपन x लेते, बट्टा में h लेते, है ना। तो h/x का मान 1/√3 दिया। अब सूर्य का उन्नयन कोण आपको नहीं पता है, थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने लंब आपको नहीं पता है, मतलब दिया हुआ तो है ना h और यहां पर x, मतलब इस त्रिभुज में कर्ण का भी कोई रोल नहीं है, केवल h और x, यानी जो कि समकोण त्रिभुज की लंब और आधार है। तो लंब और आधार किस में होते हैं बच्चों, आप बताओ? tan में। तो tan थीटा बराबर लंब आपका AB भुजा h और आधार x है। अब h/x आपको दिया हुआ है, भाई h/x क्या दिया हुआ है, 1/√3, यहां रख दो, तो क्या बनेगा, tan थीटा बराबर h/x की जगह 1/√3। अब आप बताओ, चूंकि
tan में 1/√3 क्या होता है? थीटा। तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो इसका मतलब थीटा आपका क्या होगा? 30 डिग्री होगा। देखो यहां तक समझ में आया? प्यारे प्यारे और इतने सारे सवाल लेकर आए हैं कि विद्यार्थी को अच्छा और मजा लगेगा। अगला सवाल है, 10 मीटर ऊंचे खंबे को बिल्कुल ऊर्ध्व रखने के लिए, ऊर्ध्व यानी सीधा रखने के लिए एक तार को इसके शीर्ष से लेकर जमीन की किसी खूंटे से बांध दिया जाता है, और यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई क्या होगी? प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ गए हैं। एनसीईआरटी यहां पर आज जो है बहुत विलाप करेगी, बहुत ही रोएगी कि एनसीईआरटी को आज हमने धुआं कर दिया। इतने प्यारे प्यारे प्रश्न खोज के लाए एक ही प्लेटफॉर्म पे, कहीं जाने की भटकने की जरूरत आपको अब नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सवाल का जब भी इस तरह का आए तो आप क्या बनाते हैं? एक समकोण आप त्रिभुज बना दो। बना दिया तो एक 10 मीटर ऊंचा खंबा है, मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा खंबा है। इसको सीधा रखने के लिए तार को इसके शीर्ष से लेकर, देखो ये खंबे का शीर्ष, यहां से तार को बांधा और जमीन की किसी खूंटे यहां तक आपने तार को बांधा है। तार कहां से कहां तक बंधा हुआ है? इस ये जो खंबा है उसके शीर्ष से लेकर आपने जमीन पर कोई खूंटा है वहां तक तार को सीधा बांधा है। क्यों बांधा है? ताकि खंबा सीधा रहे। अब यदि ये तार जो है क्षैतिज के साथ, क्षैतिज यानी ये क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, है ना, यानी इसके साथ, तो तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी। इस त्रिभुज का नाम मैं ABC दे देता हूं। मुझे तार की लंबाई AC ज्ञात करनी, मैं x मीटर मान लेता हूं। मुझे इस तार AC की लंबाई ज्ञात करनी है। काफी बच्चों का आ भी गया है, बबलू कुमार का, और भी बच्चों बताओ कितना आ रहा है? प्रतीक यादव का आ रहा है, योगेश जांगीर, मृदुल शर्मा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो ना बच्चों वही लेकर आया हूं, है ना। खूब सारे सवाल मुझे सुबह से फोन लगा रहे थे, सर हमें भी ले लो, हमें भी आपकी क्लास में मौका दो, हमें भी ऐसा गुड लक दो। मैंने कहा नहीं, तुमको आज गुड लक नहीं मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वही ले जाऊंगा ताकि हमारे विद्यार्थियों को गुड लक मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है। तो अब इस सवाल में आप देखो x ज्ञात करना है, थीटा के सामने लंब आपको दिया है और 90 के सामने वाला कर्ण यानी x ज्ञात करना है। तो लगाओ साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब आपका 10 मीटर है, कर्ण है x। साइन 45 होता है 1/√2 बराबर 10/x। तो x एकम x और 10 को √2 से गुणा करोगे 10√2 मीटर। मतलब इसी तरह की लैंग्वेज लिखनी। जब एक नंबर का सवाल आए बस इतनी सी, इससे एक आध लाइन ऊपर नीचे, लेकिन ज्यादा लंबा चौड़ा 5-5, 7-7, 6-6 लाइन नहीं बननी। लगभग 3 या 4 लाइन, है ना। ये मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसलिए आपको दिख रहा है, बाकी 3 या 4 लाइन में आपको निपटा देना इस तरह के सवाल। ये क्या चित्र है ना, इसलिए लाइन ज्यादा घेरा है, बाकी ये 2 लाइन का उत्तर है। ठीक है, आप एग्जाम की कॉपी में जब लिखोगे। सभी को आ गया है। अगला है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एक बार फिर से आया है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, इस वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा आपको पता है बाह्य बिंदु से 2 खींची जा सकती है, लेकिन इस सवाल में केवल 1 खींच रहा हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, आगे बात ने, तो ये मान लीजिए कोई आपकी स्पर्श रेखा, इस बिंदु से मैंने क्या खींची? वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची। वैसे आपको बता दूं 2 खींच सकते हैं, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन इस सवाल को करवाने के लिए मैं 1 खींच रहा हूं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है। इसकी लंबाई आपको कितनी दे दी बच्चों? 12 सेंटीमीटर दे दी, और वृत्त की त्रिज्या 5। अब देखो ये आपका वृत्त का केंद्र हुआ। अब त्रिज्या क्या होगी आपको पता है, ये वाली ले लो, ये त्रिज्या ले लो। वैसे तो अनंत त्रिज्या होती, लेकिन ये त्रिज्या ले लो ताकि आप कैलकुलेशन कर पाओगे। हमने जो स्पर्श बिंदु है ना बच्चों, स्पर्श बिंदु भी कहां पर है? वृत्त की परिधि पर है। तो इस वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं बच्चों? त्रिज्या कहते हैं। आपको प्रश्न में त्रिज्या 5 दी हुई है। अब बोला है केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, यानी केंद्र O से इस बाह्य बिंदु P की आपको दूरी ज्ञात करनी है। आर्मी तैयार है? बिल्कुल
बिल्कुल गुरुजी, हम तो तैयार है, हमारा तो उत्तर भी आने वाला है। तो इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है। बिंदु से, बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती, लेकिन मैं केवल एक निकाल रहा हूं। तो P से आपने स्पर्शरेखा खींच ली, मान लो ये आपका स्पर्श बिंदु PA है, ठीक है। और स्पर्श बिंदु भी केंद्र वृत्त पर है, तो वृत्त पर बिंदु है, उसको केंद्र से मिला है, तो इसे त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई, यहां लिख देता हूं, ये आपको 5 सेंटीमीटर R का मान दिया हुआ, बस ये चाहिए। अब आप जानते हो वृत्त की जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण हमेशा 90 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको जानते होंगे कि जो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं बच्चों। तो ये कोण 90 हुआ, तो 90 के सामने वाली OP भुजा क्या हुई? अरे OP क्या हुआ? OP हमारा कर्ण हुआ। ओम प्रकाश जी का नाम भी OP से ही है। ओम प्रकाश जी थोड़े मुस्कुराए, लेकिन OP मतलब यहां भुजा का नाम है, ठीक है। तो OP कैसे निकालेंगे? OP यहां पर कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। तो त्रिभुज देखो AOP में ऐसे लिख दो, त्रिभुज P, समकोण त्रिभुज लिख दो सीधा ही, समकोण त्रिभुज PAO में, है ना, PAO में आप देखिए 90 के सामने वाली OP का स्क्वायर बराबर क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, है ना। 90 के सामने कर्ण का स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। यानी सिंपल शब्दों में बताऊं, ओनली आपको यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो OP कितना है बच्चों? OP का मान, OP त्रिज्या है 5 का स्क्वायर, और OP आपको निकालनी है ना। OP केंद्र और बाह्य बिंदु के बीच की दूरी, OA आपके पास 5 है, AB 12 है, तो 25 और A जुड़ेंगे 144 बनेगा 169, है ना। 169 का हम ले लेंगे वर्गमूल, ये दोनों जोड़ोगे ना 144 और 25, 169 बनेंगे, और OP स्क्वायर की वैल्यू 169 है। तो OP चाहिए तो हम सामने एक वाले का वर्गमूल लेंगे, जो कि 13 सेंटीमीटर आएगा। अगला, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये तो आपके अनुकूल घटना हुई, लेकिन अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। पहले तो कुल परिणाम लिख देता हूं। पासा फेंकने पर आप सभी जानते हैं कि कुल परिणाम 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 6 आपके कुल संभावित परिणाम है, लेकिन अनुकूल परिणाम, है ना। अभी 1 नंबर के सवाल में आप अनुकूल घटना नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। अनुकूल परिणाम जरूर आपको लिखने हैं कि भाई आपको 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम कौन कौन से। 4 से बड़े अंक 5 और 6 होते हैं। आप चाहे तो यहां पर यह भी लिख सकते हो, 4 से बड़े अंक आने के परिणाम। भाई अनुकूल मतलब वही 4 से बड़ा अंक आने के परिणाम 5,6, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको बेस्ट लगे। तो अनुकूल परिणाम 2 है, तो आप सीधा लिख दो कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़े अंक 2 होते हैं, कोई भी दोनों में से आ जाओ चलेगा, 5 आओ तो चलेगा, 6 आएगा तो भी चलेगा। तो 2/6 करोगे, अनुकूल परिणाम 2 है, 6 है प्रतिकूल परिणाम 1/3, ठीक है। और 1 नंबर के सवाल में कभी कभार मान लो टाइम आपका लेट हो रहा हो, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलता है 1 नंबर में, है ना, क्योंकि उनको पता है कि इतना पता है तो फॉर्मूला तो याद हो गई, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं तो भी, बाकी लिखो तो बहुत बढ़िया, बेस्ट परफॉर्मेंस है। यहां तक आ गया 1/3, काफी बच्चों के आ रहा है, मैं देख रहा हूं मीना जी के आया, सुनील कुमार, उज्जवल कुमार, सभी बच्चों के आ रहा है, धनराज कश्यप। पॉइंटों में नहीं निकाल, एक बच्चा 0.333 निकालना है। 1/3 प्रायिकता के जो सवालों के उत्तर है पॉइंटों में आपको नहीं निकालने हैं। 1/2, 3/4, 2/3 इसी रूप में आपको लिख कर आने हैं। होगी मंजिलें बड़ी जिद्दी, मेहनत से हमारी छुआ करेंगे, लाडले हैं पारिक सर के, हर मुश्किल को धुआं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि यदि 2x - 3y बराबर 2 के आलेख पर 4, k कोई बिंदु हो, एक बिंदु हो, तो k का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफ है, ये देखो एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आप सभी जानते हैं, इसका ग्राफ एक सरल रेखा बनेगा, ये तो क्लियर है। अब इस सरल रेखा, भाई सरल रेखा कैसी भी बन सकती है, ऐसी। अब उस सरल रेखा पर मान लो एक बिंदु है 4, k, सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं,
तो कोई एक ऐसा बिंदु है जिसके निर्देशांक बच्चों 4, k है, तो k का मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यदि ये 4, k इस सरल रेखा पर बैठा है तो ये सरल क्या करेगा, संतुष्ट करेगा किसको, जब इस बिंदु को हम x, y के रूप में समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि किसी सरल रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं, जितने भी बिंदु उनके निर्देशांक को जब x, y के रूप में समीकरण में रखते हैं तो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। सारे के सारे इसके क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। उन अनंत हलों में से एक हल ये भी है। बेसिक 9th क्लास का यहां पर कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये एक दो चर वाला एक रेखिक समीकरण है जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उन अनेक हलों में से एक हल आपको दिया है और जितने भी हल होते हैं संतुष्ट करते हैं ना, तो x 4 और y के इस समीकरण में रख दो। तो प्यारे विद्यार्थियों 2x - 3y = 2 में x = 4 व y = k रखने पर, रखो ना रख दो ना, तो 2 × 4 - 3 × k = 2, 8 - 3 k = 2, प्लस का 2 उधर जाएगा 8 - 2 और -3 k उधर जाएगा प्लस का बनेगा, तो क्या बनेगा 8 में से 2 जाएगा 6 = 3 k, तो k = 6/3 यानी 2 आएगा। सभी बच्चों को आया, वेरी गुड जी। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण आपको दिया है 2x² + kx + 4 = 0, इसका एक मूल 2 है तो इसका अन्य मूल क्या होगा। सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हूं, प्यारे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम को न्यारे बना देंगे वो ही सवाल लेकर आए, उधर की बात नहीं करूंगा ना, फालतू यहां पर हम टाइम वेस्ट करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, सवाल टू सवाल। तो इस समीकरण के आप जानते हैं ये क्या है, द्विघात समीकरण है बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट है, द्विघात समीकरण के बच्चों 2 मूल होते हैं, 2 में से एक मूल, द्विघात समीकरण के आपको पता है 2 मूल होते हैं, हम अल्फा व बीटा मानते हैं, होते हैं ना। तो एक मूल मान लो अल्फा 2 दिया है, बीटा नहीं दिया, ऐसा मान लो, बीटा आपको ज्ञात करना है। 2 मूल होते हैं, उसमें से एक मूल दिया हुआ है ना, मूल यानी जो इसको संतुष्ट करे, तो एक मूल 2 दिया उसे अपन अल्फा नाम दे देते, बीटा मान लो ज्ञात करना है, तो इसका अन्य मूल क्या होगा। अब सर कैसे करेंगे, तो इसमें आपको पता है 2 फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले जाने, तो प्यारे विद्यार्थियों फॉर्मूला लगा दो आप, तो सिंपल अल्फा इंटू बीटा वाला, शून्य को का गुणा क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है 2 है, बीटा हमें ज्ञात करना है गुरुजी, है ना। आप चाहो तो इससे बीटा 2 मान लो, अल्फा ज्ञात करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अल्फा 2 है और बीटा आपको ज्ञात करना है c होता है अचर पद 4 है और x² के गुणांक को 1 कहते हैं। 2 × बीटा = 4 में 2 का भाग दिया 2, अब ये गुणा का 2 जाएगा भाग में, 2/2 = 1, है ना। तो बीटा का मान यानी अन्य मूल आपका कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। सभी को आ गया। अब प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे सर आपने अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला ही क्यों लगाया, अल्फा प्लस बीटा वाला क्यों नहीं लगाया, हमें रटवा रहे हो क्या। रटवा रहे नहीं हूं, आपको मैं इसलिए कंफ्यूज कर रहा हूं, यदि आपने अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा देते -b/a, ये फॉर्मूला आप लगा देते तो क्या होता, सुनना, एक तो आपका अल्फा 2 है, बीटा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अल्फा चलो 2 है, बीटा आपको ज्ञात करना है, फिर -b, x का गुणांक क्या है, b है k और a का मान है 2। अब यहां फंस जाते, कैसे फंसते, सुनना लाडलियां, सुनना, ईयरफोन्स का थोड़ा और कानों में फिट कर दो, वॉल्यूम को बढ़ा दो, मैं पॉइंट बोलने वाला हूं। वॉल्यूम बढ़ा दिया, मोबाइल का बढ़ा दिया ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप देखो यहां पर बीटा तो पता नहीं है, बीटा अपन को ज्ञात करना है, लेकिन k और आ गया, k और आ गया, इसका मान भी थोड़ा ही नहीं पता, अब इससे आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए यो फॉर्मूला नहीं लगाया हूं। तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में दे देते हैं बच्चों, आपको पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा, 360 डिग्री दिमाग घुमाना पड़ेगा, समझे ना, कि भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, पर b भी नहीं पता ना, b का मान भी अज्ञात है, k है, इसलिए यो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक तो संभल ही नहीं रियो थो और दूसरो पैदा हो गयो, तो इसका मतलब यहां पर मामला नहीं बैठेगा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं सारे विद्यार्थी।
अरे सभी विद्यार्थियों को आया ना रे, आवाज थोड़ी धीरे कर दो मोबाइल की, कान खराब हो जाएंगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। ये अपने लिए बहुत स्पेशल क्लास है। हाफ ईयरली के जो महत्वपूर्ण सवाल है वही लेकर आप खुद पेपर जब होए मैथ्स का आप चेक करना, इस क्लास में से कितने क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे हूबहू। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अगले सवाल छोटे सवाल है, बड़े सवाल भी होंगे। कल भी क्लास होगी सुबह 11 बजे, है ना। आपको लेट पता चला हो तो कोई बात नहीं, सुबह क्लास होगी और भी क्लासें होगी। अभी तो निबंधात्मक सवाल भी लाऊंगा, हूबहू छपने वाले, इधर उधर के अपन नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, सभी को समझ में तो आ रहा है ना। क्लास कैसी लग रही है इस पर भी कमेंट आप जो है क्लास होने के बाद प्लीज गुरुजी से वादा करो, प्यारा सा कमेंट छोड़ के चले जाओगे, मतलब क्लास छोड़ के चले जाओगे, है ना। ये गुरुजी को मत छोड़ देना, ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। अगला है एपी आपको दी हुई है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। अब आप सबसे पहले एपी देखो यार, 21 से 18 हुआ, 18 से 15 हुआ, पदों के मान कम होते जा रहे, मतलब सार्वंतर ऋणात्मक होगा। ये तो पीएचडी मैंने आपको एपी पर खूब करवाई हुई है। ठीक है, तो इसका पहला पद ए आप देखो 21 से, और डी कितना है 18 में से 21 जाएगा -3। अब कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, यानी इस एपी में कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, कौन से स्थान पे आएगा वो नहीं पता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए, माना एनवा पद, एपी का जो एनवा पद जिसे अपन एन कहते हैं, एनवा पद जो है वो आपका जीरो है। एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 0, है ना। हमें कौन से स्थान पर जीरो है नहीं पता है, तो हम जो है n का मान नहीं पता है, तो an = 0। आपको एक और चीज बताऊं, जब भी आपको एपी के सवालों में पद संख्या पूछ ले या पदों की संख्या पूछ ले, पद संख्या या पदों की संख्या, या सवाल में ऐसा शब्द आए कौन सा पद, तो समझ लेना n ज्ञात करना। ठीक है, कॉपी के ऊपर लिख देना, कभी भी आपको पद संख्या या पदों की संख्या या कौन सा पद ज्ञात करना, ऐसे 3 शब्द आए ना तो बाबू लिख देना ऊपर n ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अपन लगा चुके हैं, वैल्यू पुट करते हैं। a 21 है प्लस n नहीं पता है, t का मान -3 है बराबर 0। जल्दी जल्दी बताओ सारे टाबर, जितने भी टाबर क्लास देख रहे हैं फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या होगा। प्लस का 21 उधर जाएगा, 0 में से घटेगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। उड़ी बाबा कोई बात नहीं, माइनस का हुआ, अब ये -3 जाएगा भाग में, तो -21 में -3 का भाग देंगे, माइनस से माइनस कटेगा 21/3, 7 माइनस को 1 उधर जाएगा तो 7 + 1 बन जाएगा 8। समझ गए। अगला, इस त्रिभुज में डीई और एबी समांतर है। आप देखो ये वाली जो त्रिभुज के अंदर डीई भुजा है, त्रिभुज की भुजा एबी के समांतर है ना। तो त्रिभुज के अंदर कोई एक ऐसी भुजा आ जाए जो त्रिभुज की भुजा के समांतर हो, तो वो अन्य 2 भुजाएं जो बच गई, भाई इसके तो समांतर एबी के, तो पीछे बच गई एसी और बीसी, इनको समान अनुपात में तोड़ेगी। ठीक है, तो भाई अनुपात बराबर लिख दो, तो बिल्कुल सिंपल है। त्रिभुज ए बी सी में ऐसा क्वेश्चन पहले भी अभी कराया कुछ मिनट पहले, याद है आपको कि भूल गए। तो त्रिभुज AB में आप जानते हैं DE और AB समांतर है, तो ये अनुपात AD/DC बराबर होगा BE/EC। ठीक है, BE/EC आपको ऐसे लेना है। ठीक है भाई, आपने ये लिया, ये जो अन्य 2 भुजाएं AC और BC को समान अनुपात में तोड़ेगी, तो आपने AD/DC लिया तो यहां भी BE/EC होगा। यदि आप ऐसे लेते CD/DA तो यहां भी CE/EB लेते, है ना। इसमें भी बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। एडी कितना है 6 है, डीसी ज्ञात करना है, बीई आपको 4 है, ईसी आपको 2 है। वज्र गुणा करो, 6 दूनी 12 होगा और 4 डीसी यानी डीसी से 4 गुणा होगा, 4 जाएगा भाग में, 12/4 करोगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। काफी बच्चों ने निकाला है, तनिष जैन जी के 3 आ गया है, टारगेट 100 के, जयश्री राम के 8 आया, भाई 3 आएगा। मृदुल शर्मा सही है आपके, आगे बढ़ते। दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा भाई, पूरा बराबर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ऐसे मत करो। अगला है 1/sin² थीटा माइनस cot² थीटा किसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो
1 बट्टा साइन स्क्वायर एक क्या होता है, 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चों। भाई 1 बट्टा साइन होता है कोसेक। अब आप जानते हो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चों। 1 प्लस कोट स्क्वायर नहीं होता है क्या कोसेक। पहले अपन ने इसको ये लिख दिया, अब हमने इसको ये लिख दिया पूरा, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो प्लस कोट स्क्वायर से माइनस कोट स्क्वायर कटेगा तो +1 इसकी वैल्यू आएगी। काफी बच्चों ने निकाला, प्रैक्टिस करो। नहीं आंसर बन रहे, नहीं उत्तर लग रहे, प्रैक्टिस करो यार। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जगह जहां से भी मिले, मैं तो कहूं यूट्यूब पे कोई गाइड से, कोई भी नोट से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब तक नहीं मिलाओगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। आपको मन में पता है, कॉन्फिडेंट हो कि कर पाऊंगा, लेकिन नहीं बन रहा है, आंसर गलत आ रहा है, कमी है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस नहीं की। आप लोग सोचते हो कि सर हमने करने बैठते तब आत्मविश्वास नहीं जगता है, सर गलत हो जाता है, सर टाइम ज्यादा लगता है, सर उलझ जाते हैं, सर 2-3 दिमाग में और पॉइंट आते हैं, मेथड नए नए आने लगते हैं। इसका मुख्य कमी का कारण जो बताऊं, मैंने पूरा आज एनालिसिस कर लिया है। एनालिसिस ये किया है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैथ्स मांगे प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप आंखों से नए नए तरह के सवाल निकालोगे, उतना आपका एकदम मैथ्स मजबूत होगा, आपका माइंड उतना तेज चलेगा। आपको जैसे ही वो सवाल कहीं पर भी दिखेगा, आपको जरूर याद आएगा कि यार ऐसा सवाल मिलाया था, उसमें ऐसे से होता है। थोड़ा थोड़ा आप फिर जैसे जैसे सॉल्व करने लगोगे, अपने आप उत्तर बनेगा। नहीं तो क्या पहली बार ही करने बैठ रहे हो, किताबों में सवाल पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पेपर एग्जाम में भिड़ रहे, तो वो सवाल आपको फिरंगी लगेगा, अजनबी लगेगा। फिर वो शब्द आएगा, कांस में पढ़ लेता, कांस में मिला लेता, कांस में पारिक सर की बातों पर भरोसा कर लेता। और मैं बार बार कहता हूं, मैथ्स को करते हैं बारीक बारीक, ना देखते हैं कोई दिन ना कोई तारीख। नाम स्टूडेंट्स हमारा है पवन पारिक, ठीक है। तो आगे वाला सवाल है कि एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी। जैसे ही सवाल आए बना दो क्या, समकोण त्रिभुज। अब देखो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h मान लो। अब ये देखो इसका वृक्ष के शीर्ष का यानी इस बिंदु का उन्नयन कोण कहां से, पाद बिंदु यानी इस बिंदु से कितना, 4√3 मीटर की दूरी से, ठीक है। ये वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, हमने h मान ली। वृक्ष के पाद बिंदु से 4√3 मीटर की ये कोई बिंदु है, उस बिंदु से वृक्ष का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। इसको नाम दे दो आप ABC, ठीक है। तो लगाओ 60 के सामने लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ tan का फॉर्मूला, तो tan 60 बराबर होगा h बट्टा 4√3। tan 60 की वैल्यू होती √3 बराबर h बट्टा 4√3। ये 4√3 उधर जाएगा तो √3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3 इंटू 4 4 इंटू 3 कितना होगा, 12। आपके पास मात्रक भी लगाना है, मीटर दिया हुआ तो उत्तर में मीटर लगाना। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 12 मीटर। अगला एक खंबे के आधार से 2√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से 6 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। बस बना दो एक क्या, सिंपल एक समकोण त्रिभुज बना दो। ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। खंबे के आधार से, ये आधार है, ये पाद बिंदु को आधार कहते हैं। तो खंबे से आधार से, खंबा है उसके आधार से 2√3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है। इस बिंदु ए से 6 मीटर, ये 6 मीटर ऊंचा खंबा है, उसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये कोई खंबा है जिसके आधार या पाद से 2√3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है। उस बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, आपको स्तंभ का शिखर का उन्नयन कोण ऊपर देख रहे हो तो थीटा ज्ञात करना है। अब आपको खंबे की ऊंचाई भी दी हुई, तो भैया थीटा ज्ञात करना है। थीटा के सामने लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है ना, समकोण त्रिभुज है ये। इसको नाम दे दो आप ABC नाम दे दो। ए तो इसको देना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ए इसके लिए आया हुआ है, ठीक है। पवन सारण जी समझ गए। तो लगाओ फॉर्मूला, लंब और आधार किस में होते हैं, tan में। तो tan थीटा बराबर लंब है 6 और आधार कितना है 2√3। तो ये बनेगा 2 से 6 कटेगा आपके पास 3 बट्टा √3, है ना। ये बन जाएगा आपके पास 3 बट्टा √3, है ना। तो अब क्या करेंगे, बट्टा में आप देखो अपरिमेय संख्या है, करो हर का परिमेयकरण। बट्टा में √3 है तो आप देखो अपरिमेय संख्या, हर का परिमेयकरण कर दो। तो √3 इंटू √3 3 और नीचे रहेगा 3 √3। यहां तक समझ
समझ आया? हमने √3 से अंश और हर में गुणा कर दिया था। अब देखो √3 से 3 आपका कटेगा तो फाइनली बन जाएगा √3 मीटर। क्लियर है? सॉरी, √3 आपके पास आ जाएगा, मीटर नहीं आएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू √3 आ गई। अब आप सब जानते हैं tan में 60 डिग्री, चूंकि आप सभी फ्रेंड्स जानते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो आपका इसका मतलब उन्नयन कोण थीटा 60 डिग्री होना चाहिए। अगला है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो आपको मैं बता दूं, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, ठीक है। या फिर आप केवल अनंत भी लिख सकते हो कि वृत्त पर किसी बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई। वृत्त पर किसी बिंदु की बात कर रहा है, वृत्त पर किसी एक बिंदु की बात कर रहा है, तब आपको लिखना है केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त पर कोई बिंदु की बात करा, केवल बिंदु नहीं होता, केवल बोलता कि किसी वृत्त पर कितनी खींची जा सकती है, वृत्त पर कितनी खींची जा सकती, तब आप बोल सकते थे कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन बोला वृत्त पर किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींचनी है तो केवल और केवल एक खींची जा सकती। मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं, जैसे ये कोई वृत्त है, अब मैं इस बिंदु पर बोलूं, जैसे ये वृत्त का कोई बिंदु है रेड कलर, इस पर कितनी खींच सकते? पूरे वृत्त पर तो हम पता है जगह जगह अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन केवल एक बिंदु से गुजरती हुई किसी बिंदु पर, देखो मैं भी चकमा खाया तो आप भी खा सकते हो। वृत्त में अलग अलग सवाल होते हैं, एक तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी खींच सकते हैं, 2। वृत्त पर कोई बिंदु है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर तो 1, और केवल बिंदु बिंदु कुछ नहीं है, बोले वृत्त पर कितनी खींच सकते, केवल वृत्त पर, कोई बाह्य बिंदु नहीं, कोई अंदर का बिंदु नहीं, वृत्त पर कितनी खींच सकते हैं, अनंत। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों केवल कोई एक बिंदु है तो आप उस पर गुजरती हुई ज्यादा से ज्यादा केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो इसको टच करेगी। ठीक है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से गुजरती हुई केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्लास बहुत प्यारी है ना बच्चों, बिल्कुल प्यारी है। अगला सवाल है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। आप देखो थोड़े बड़े सवाल की एंट्री हुई है, ठीक है, कल भी होगी, कुछ सारे सवाल आज नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम समय में ज्यादा सवाल दिए हैं ना। यहां यदि मैं धीरे धीरे पढ़ाता तो आप लोग देखते कि यार ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, फिर भी हमने जो एक एक नंबर के जितने महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आपकी एनसीईआरटी की किताब से वो मैं लेकर आया हूं। एक ही अंतिम सवाल 2 नंबर वाला कर लेते हैं, है ना, मतलब बड़ा सवाल करते हैं, फिर कल और बड़े सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों की दुआओं से क्लास सुपर हिट रह रही है। जितने बच्चे जुड़ को आप जितने फ्रेंड्स को और शेयर कर सकते हैं क्लास जरूर करना, और क्लास खत्म होने के बाद प्यारा कमेंट गुरुजी के लिए बनता है, अच्छा कमेंट। ठीक है, और हो सके कोई मोटिवेशन लाइन भी आप कमेंट में करना, जिसकी एक मोटिवेशन लाइन बहुत सुपर हिट नहीं लगी तो कल की क्लास में सबसे पहले वो मोटिवेशन लाइन बोलूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो के नीचे आपको जितनी भी अच्छी लगती, जो बेस्ट है, कहीं सुनी हुई नहीं हो, ऐसी प्यारी जो विद्यार्थी में आग भर दे, आपके दोस्तों में एकदम मतलब गदर मचा दे, ऐसी मोटिवेशन लाइन आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। और कल की क्लास में उस मोटिवेशन लाइन के साथ जो मुझे बेस्ट लगी, आप सब वैसे बेस्ट ही करोगे, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगी वो लाइन में बोलूंगा, और किस विद्यार्थी ने वो लिखी है वो भी नाम बताऊंगा। ठीक है, तो कल की 11 बजे वाली क्लास में आपको जुड़ना है। एक सवाल ये कर लेता हूं बड़ा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं? बच्चों बताओ, जितने भी टापर है सब बता दो भाई, सब बता दो। कुल संभावित परिणाम, सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? HH, HT, TH और TT, 4 संभावित परिणाम होते हैं। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों अनुकूल घटना E, अनुकूल घटना E क्या है? सिक्के को अनुकूल घटना E है दोनों बार चित्त आना, ये अपनी अनुकूल घटना है। दोनों बार सिक्के को उछालने पर दोनों बार चित्त यानी मतलब हेड आना, दोनों बार चित्त आना, ये अपने लिए अनुकूल घटना है। ठीक है,
तो ई नाम दे दिया अनुकूल परिणाम। भाई जो हम चाहते हैं अनुकूल घटना ई के भाई दोनों बार चित्त आए, तो ऐसे परिणाम कितने हैं कुल में से? आप देखो एक ही परिणाम ऐसा है, दोनों बार हेड केवल इस केस में, बाकी देखो यहां एक एक बार टी आ रहा है और यहां दोनों ही टी आ रहे हैं, हमें दोनों बार हेड चाहिए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? पी ऑफ ई अनुकूल परिणाम बट्टा अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखो ऐसा सवाल 2 नंबर में आएगा तो आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अरे आ रहा ना टाबरियों, सॉरी टाबर, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों पी ऑफ ई अनुकूल परिणाम 1 है, कुल 4 है, तो 1/4 आंसर होवे लो। ठीक है, सभी बच्चों को आ गया ना? तो सुपर डुपर हिट क्लास रही, आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। आज इतने क्वेश्चन करवा पाऊंगा, लेकिन मैंने बेस्ट जो सवाल होते हैं वो कराए। कल 2-2 नंबर वाले ताबड़तोड़ सवाल कराऊंगा, और भी आगामी दिनों में क्लासें रहेगी और भी हर टाइप के हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी विद्यार्थियों को। जाते जाते प्यारी आपकी जो लाइन जो आप चाहते हो वो बोल देते हैं। लाली तेरे लाल की, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं चली, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।